हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइलेंट स्कॉलर। तो जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ रहे थे कुछ मॉडल्स जो कि एटम के मॉडल्स थे, जिनसे हमें ये पता चल सके कि एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। जब हम उनकी लोकेशन को पढ़ रहे थे तो कुछ मॉडल्स को हमने पढ़ा, उनमें वन ऑफ द मॉडल हम पढ़ रहे थे दैट इज़ बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल में किन किन चीज़ों पे वर्क किया गया, उनमें से वन ऑफ देम था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जब हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कैसे एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, कैसे एमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का जस्ट अपोजिट होता है, और बहुत सारे स्पेक्ट्रा के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए ताकि आप प्लेलिस्ट तक पहुंच सकें और प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकें। तो अब हमें पढ़ना है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि स्पेक्ट्रा जब हमने निकाला था वेरियस स्पीशीज का, तो हमें क्या मिल रही थी, पर्टिकुलर लाइंस मिल रही थी जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था। तो अब हाइड्रोजन के केस में अब हमने वो एटम जो पर्टिकुलर एक स्पीशीज ले ली हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन पे हम सारे अपना क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, उसका लाइन स्पेक्ट्रा निकालना है और उससे जो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी उसको उससे हमें जनरलाइज कुछ करना है और कुछ रिजल्ट निकाल करके उधर से लाना है। तो देखिए क्या है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हैं थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, आपने जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था तब भी आपने देखा था कि हमने क्या किया था, गैसेस के जो स्पीशीज थी उसके अंदर से हमने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया था। दैट मीन्स सडन इलेक्ट्रिक करंट जो है आपने पास किया था हाइड्रोजन के अंदर। दैट मीन्स आपने एक सडन एनर्जी प्रोवाइड की थी जो स्पीशीज हैं। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म, दैट मीन एन एनर्जी हमें मिल रही है जिसके थ्रू आपका जो एच टाइप का जो बॉन्ड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन अपनी ग्राउंड स्टेट पे था, वो एनर्जी गेन करने के बाद H2 अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। अब आपको पता है कोई भी स्पीशीज अपने ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गई है, अब वो हायर एनर्जी स्टेट पे आके अनस्टेबल है और वो स्टेबल होना चाहती है। तो जैसे वो स्टेबिलिटी की तरफ आएगी, लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगी, तो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया उसको एमिट भी तो करके आएगी। तो वो जो एमिशन होगा उसी से हमें क्या मिलता है, हमारा स्पेक्ट्रा मिलता है। और हर एक स्पीशीज का जो ये एनर्जी गैप है वो अलग अलग होता है, जिस वजह से जो फ्रीक्वेंसी एमिट करता है वो भी अलग अलग होता है। तो हमें पता चला था कि हमें कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा ना मिलके एक डिस्क्रीट लाइंस मिलती हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन या एमिशन हो रहा होता है। तो यहाँ हमें हाइड्रोजन के केस में भी वही ऑब्जर्व हुआ कि हाइड्रोजन ने प्रोड्यूस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की। डिस्क्रीट दैट मीन कोई फिक्स अमाउंट, कोई एक फिक्स पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की आपने क्या की, रेडिएशन एमिट आउट की। अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है इसके अंदर हमें काफ़ी लाइंस देखने को ऑब्जर्व हुई, और वो लाइंस जो है वेरिएट डिस्कवरी इसके साथ आई हैं। जैसे कि मान लीजिए भाई किसी ने हाइड्रोजन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और आप देखिए आप कोई सैंपल अगर आप ले रहे हैं, आप एक ही तो आपके पास हाइड्रोजन थोड़े होगा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल थोड़े होगा। आपने पूरी एक गैस को इस कंटेनर में फिल किया है जिसके अंदर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के सोचिए कितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर एक मॉलिक्यूल ज़रूरी नहीं है कि इतनी एनर्जी लेके मान लीजिए ये n इक्वल टू 1 लेवल है, ये n इक्वल टू 2 लेवल है, ऐसे n इक्वल टू 3 भी होगा जो हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होंगे। तो उन लेवल्स पे कोई भी एटम कितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा सकता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिल रहा है ना, तो क्या पता किसी एटम ने सिर्फ इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की हो, किसी ने इतनी एनर्जी एब्सॉर्ब की हो। तो डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग जो एटम्स हैं कितनी एनर्जी उन्होंने एब्सॉर्ब की, और उन कोरस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन के वो एक रेडिएशन एक वेवलेंथ को क्या करें, क्वांटाइज्ड वेवलेंथ को, एक फिक्स्ड वेवलेंथ को एमिट आउट कर रहे हैं, जिस वजह से हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है। अब वो लाइन स्पेक्ट्रा किस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो लेवल से किस लेवल तक आए हैं, वो अलग अलग क्या किया है, साइंटिस्ट ने अलग अलग लाइंस निकाले हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो उस बेसिस पर उनके नाम भी रख दिए गए हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट आउट हो रहे हैं यहाँ, उसको हमने वेव नंबर की टर्म्स में कैलकुलेशन की है। वेव नंबर हमने स्टार्टिंग में भी देखा था जब हमने वेव पैरामीटर्स पढ़े थे। ये वेव नंबर क्या होता है, इक्वल टू 1/λ, कि हमारे पास यूनिट टाइम के अंदर कितनी वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई, दैट इज वेव नंबर।
तो अब हमें अगर विजिबल रीजन की बात करनी है कि विजिबल रीजन में आपके पास किस लेवल से किस लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रही है कि आपके पास कलर्ड लाइन, विजिबल लाइन आपको ऑब्जर्व हो रही है। क्योंकि क्या है, हर बार आपको ज़रूरी नहीं है कि स्पेक्ट्रा में आपको कलर्ड लाइंस ही मिले, आपको अनविजिबल लाइंस भी मिल सकती हैं। दैट मीन्स लाइंस विजिबल तो होंगी पर हमें ऑब्जर्व नहीं होंगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रारेड टाइप का स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपको इंफ्रारेड रेज दिख पाएँ, यूवी रेडिएशंस दिख पाएँ। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो ये रेडिएशंस आ रही हैं ये हर रीजन में आ रही हैं, और हर रीजन में किस लेवल से ट्रांजिशन होके ये रेडिएशंस कम आउट हुई हैं वो अलग अलग साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। तो बाल्मर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन एटम के ऊपर काम किया और देखा कि कब किसी हाइड्रोजन एटम से विबग्योर टाइप का हमें क्या मिल रही हैं, लाइंस मिल रही हैं, कौन से ट्रांजिशन किस लेवल से किस लेवल के बीच में हाइड्रोजन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और फिर रिलीज की, तब हमें ये विबग्योर टाइप का स्पेक्ट्रा मिला। वो कब मिला, कौन से लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन हुई, उसको लेकर के उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, दैट इज वेव नंबर इक्वल्स टू 109677, जो कि आर है, कैपिटल आर, जो कि हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला है क्या और हमें क्या बता रहा है। देखिए, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि अगर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे पास हैं और ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं जो बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के पास जो सबसे नियर बाय एनर्जी लेवल है उसको हम ग्राउंड एनर्जी लेवल बोलते हैं, दैट इज n=1। उसके अबोव वाला हम क्या बोलेंगे, n=2, n=3 एंड अप टू सोन। इसको ग्राउंड लेवल, इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड अप टू सोन। तो बाल्मर कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट n=2 में जाता है और वापस फिर बैक टू ग्राउंड स्टेट आता है, तो जो रेडिएशन वो एमिट आउट करता है वो विजिबल रीजन में आती है, विबग्योर हमें वहाँ शो होता है, हमें वहाँ पे कलर्ड लाइंस ऑब्जर्व होती हैं, और उन लाइंस की जो वेवलेंथ है आप यहाँ से निकाल सकते हो 1/λ, वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। यहाँ ये 2 क्या है, ये n1 का स्क्वायर है और ये n2 का स्क्वायर है। ये इनिशियल आपके पास लेवल है और ये फाइनल लेवल है। दैट मीन्स आपके पास किसी भी लेवल से अगर आपके पास ट्रांजिशन हो रही है और वो ट्रांजिशन आपके पास n=2 में आई है, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे n=2 को क्या माना है, ग्राउंड स्टेट माना है। अगर n=∞ से, क्योंकि 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है एनर्जी n की वैल्यू, तो अगर किसी भी लेवल से अगर n की वैल्यू 2 में आपका इलेक्ट्रॉन आया है तो जो वेवलेंथ छोड़ करके आया होगा उसको आप क्या बोलोगे, वो विबग्योर रीजन में आएगी। यहाँ इन्होंने n=1 को ग्राउंड स्टेट नहीं माना, यहाँ n=2 को माना है। इसी तरीके से हर साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग ग्राउंड स्टेट्स मानी हैं जिनके ऊपर अगर आ रही है रेडिएशन, जहाँ से इलेक्ट्रॉन उस स्टेट पे आ रहा है, तो पर्टिकुलर रीजन में वो क्या कर रहे हैं, लाइट को एमिट आउट कर रहे हैं। बाल्मर ने एक बात बोली कि आप n=3 से 4 से 5 से कहीं से भी आइए, जब भी आप n=2 में आएंगे तो जो रेडिएशन आप छोड़ते हुए आएंगे वो आपकी विबग्योर रीजन, विजिबल रीजन में आएगी। n इनिशियल एन फाइनल, n इनिशियल आपका क्या है n=2, फाइनली आप जहाँ से भी आ रहे हैं और किस में आ रहे हैं n=2 में, n1 और n2 का स्क्वायर यहाँ कर दीजिए। ये आपका एक जनरलाइज्ड हो जाएगा जो कि बाद में रिडबर्ग ने बताया था। अब यहाँ जो n है, देखिए ये तो अगर बाल्मर सीरीज की बात हो रही है तो ये n1 की वैल्यू 2 ही रहेगी क्योंकि उसने ग्राउंड स्टेट फिक्स कर दी, और n2 की वैल्यू 2 नहीं होगी, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, यानी 3 से बड़ी ही हो सकती है या 3 भी हो सकती है। तो हमने क्या देखा, जब भी बाल्मर सीरीज की बात आएगी तो विजिबल लाइट आएंगी हमारे पास, ऑब्जर्व होंगी हमारे पास, जो लाइन्स ऑब्जर्व होंगी स्पेक्ट्रम में वो विबग्योर टाइप की होंगी। आप फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, 109677 इंटू 1/2 का स्क्वायर, ये 2 फिक्स रहेगा फॉर बाल्मर, एंड -1/n स्क्वायर, और ये n जो है वो क्या होगा, n>= 3। इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज, और ये लाई करती है विजिबल रीजन में। आगे देखते हैं हम कि जो स्वीडिश हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट थे, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने पढ़ा था कल वाली क्लास में। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जो आपके पास मैटर है, मतलब जो हाइड्रोजन है, जब उसके ऊपर रेडिएशंस डाली गई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज डाला गया, तो जो
आपके पास एटम है वो क्या कर गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, और फिर बैक टू ग्राउंड स्टेट आने पे जो रेडिएशन एमिट कर रहा है वो सब स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहीं ना कहीं स्टडी किया जाता है। तो जो जॉन रिडबर्ग हैं उन्होंने नोटिस किया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को हम कैसे यहाँ जस्टिफाई करेंगे। एक जनरलाइज्ड मेथड उन्होंने हर एनर्जी लेवल के लिए दिया, जो कि क्या है, न्यू बार इक्वल्स टू 109677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 सेंटीमीटर इनवर्स। ये n1 क्या है, जिस पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे क्या है इलेक्ट्रॉन दोबारा से आ रहा है, एनर्जी एमिट आउट करके फाइनली यहाँ आ चुका है, और कहाँ से आया है, n2 से आया है। दैट मीन्स n1 हमेशा इस n2 से छोटा ही रहेगा। अगर n1 की वैल्यू 1 2 3 अप टू सोन कुछ भी है तो हमेशा इसकी एक ज़्यादा, अगर 1 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो ये यही शो कर रहा है कि एक वैल्यू इससे हमेशा कहीं ना ज़्यादा ही रहेंगी, मतलब वैल्यूज़ कम नहीं हो सकता। ये n2 n1 छोटा रहेगा, n2 हमेशा बड़ा रहेगा। आप छोटे एनर्जी लेवल में तो आना चाहते हो बड़ी एनर्जी लेवल से, तो n2 से आप क्या आओगे, n1 में, बड़े एनर्जी लेवल से छोटे में आओगे स्टेबलाइज होने के लिए। और इस वैल्यू को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। जैसे कि हमने प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा था, सी लाइट की स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसी तरीके से ये भी एक कांस्टेंट है। फॉर्मूला ड्राइव करके रिडबर्ग ने जो निकाला था फॉर हाइड्रोजन एटम। ये याद रखिए आप, ये स्पेसिफिकली है किस लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब देखिए अगर n1 की वैल्यू, अब देखिए आपने क्या देखा था, बाल्मर ने इस वैल्यू को फिक्स कर दिया था n=2 और उसे सीरीज का नाम दे दिया बाल्मर सीरीज, और बता दिया कि ये जो सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाया करती है। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी n की वैल्यूज रख रख के अलग अलग रीजन बताए कि किस किस रीजन में रेडिएशंस फॉल करेंगे। देखिए अब n1 की वैल्यू अगर 1 है, क्योंकि आपके पास ये इस चीज़ को अगर हमने फिक्स कर दिया तो इसको तो कितना भी बदल लो, तो इन चीज़ों को अलग अलग लेके अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि जो सीरीज़ है वो बन रही है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड। 2-3 बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। नाम थोड़े से साइंटिस्ट के नेम पे हैं इसलिए आप याद कर लीजिए। लाल बाल पाल ब्रैकेट को लेके पी फंड में चले गए, लाल बाल पाल ब्रैकेट को लेकर पी फंड में चले गए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, लाइमन बाल्मर पाशियन ब्रैकेट पी फंड। ठीक है, अब आप याद देखिए ये आपके पास सीरीज हैं और उन सीरीज के कोरस्पॉन्डिंग n1 की वैल्यू क्या होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी, और वो किस रीजन में क्या करते हैं, लाइट को एमिट आउट करते हैं। साइंटिस्ट ने क्या देखा, अगर n1 की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स n1 की वैल्यू 1 ग्राउंड स्टेट में 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन किसी भी वैल्यू से आप n=1 में आ रहे हैं, तो जो लाइट इमिट आउट होगी वो यूवी रीजन में होगी। अगर बाल्मर सीरीज है, n1 की वैल्यू 1 है, तो जो n2 होगी वो 3 4 5 यानी n2 से बड़ी आपके पास क्या होगी, n2 की वैल्यू हुई n1 से, तो वो विजिबल रीजन में लाई करेगा कि जब हमारे पास n=2 में हमारे पास क्या होगी, ट्रांजिशन होगी n=3 से, n=4 से, n=5 से, कहीं से भी ट्रांजिशन हो, पर ट्रांजिशन होने के बाद जो ग्राउंड स्टेट वो n=2 होगी, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें आपको लाइंस कलर्ड फॉर्म में मिलेंगी, दैट मीन्स विजिबल रीजन में मिलेंगी। पाशियन क्या बोलते हैं कि मेरे लिए n1 की वैल्यू 3 है और n2 वैल्यू 4 5 6 अप टू सोन कितनी भी हो सकती है। ऐसे ही पाशियन के लिए 4, ब्रैकेट के लिए पाशियन के लिए 5 एंड ब्रैकेट के लिए 4, और उनके कोरस्पॉन्डिंग n2 की वैल्यू बढ़ती जा रही हैं। ये याद रखना है कि पाशियन ब्रैकेट पी फंड लास्ट वाले तीनों के लिए रीजन इंफ्रारेड है। बाल्मर इज द ओनली रीजन जिसके अंदर आपको विजिबल स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है, और लाइमन के अंदर इंफ्रारेड में, मतलब सॉरी यूवी रेडिएशन में, लाइमन में, फिर विजिबल में, देन इंफ्रारेड में। दैट मीन्स आप इस तरीके से याद कीजिए, जब आपने रेडिएशंस याद की थी तो आपने क्या देखा था, RMI UV X Y एंड कॉस्मिक रेस। दैट मीन्स आपने ऐसे याद किया था पहले किस तरीके से भाई, यूवी विजिबल रीजन और इंफ्रारेड रीजन। तो आप ये सोचिए यहाँ से आपको शुरू करना है नीचे से, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, फिर आपको विजिबल रीजन को लिखना है और फिर आपको अल्ट्रावायलेट रीजन को लिखना है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे, लाइमन में यूवी रीजन में है, पाल्मर में विजिबल में है, पाशियन ब्रैकेट पी फंड लास्ट के तीनों में इंफ्रारेड रीजन आएगा।
ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बाद में पूछ लेता है कि आपने जो भी वो आपको न्यूमेरिकल में देगा कि इस तरीके से N1 टू N2 ये ट्रांजिशन है, N1 आपका ये है, N2 ये है, तो वो किस रीजन में लाई करेगी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर N1 की वैल्यू 3 है तो वो पाशियन होगा, और पाशियन ब्रैकेट पी फंड तीनों इंफ्रारेड में है, बाल्मर विजिबल में है, एंड लाइमन यूवी रीजन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपको ये ट्रांजिशन मैंने अभी आप दिखाई हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांजिशंस होती हैं और हमें स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। देखिए, अब ये n=1 है, जो न्यूक्लियस के पास सबसे पास जो लेवल है वो है। अगर n=2, n=3 अप टू सोन चले जा रहे हैं एनर्जी लेवल्स, जो कि अप टू सोन मैंने इन्फिनिटी तक शो किए हैं। तो क्या है कि जैसे जैसे आपके पास n=2 से, जैसे मान लीजिए एक आप आ सकती है रेडिएशन, मतलब आपके पास ट्रांजिशन हो सकती है, n=3 से n=1 में आया है, n=∞ से n=1 में आया है, n=4 से 5 से, यानी अगर किसी भी स्टेट से n=1 में आया है तो आपके पास लाइमन सीरीज आएगी। और लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है? यूवी रीजन में। अब बात आती है n=2 की। जो ये डॉटेड लाइन है, यानी n=2 में आना है फाइनली उनको, n=3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, 6 से आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है। और यहाँ जो ये डॉटेड लाइन शो होंगी, ये कैसी होंगी? विजिबल रीजन में, विबग्योर रीजन में। तो जिस भी रीजन में लाइट आ रही है उसके बेसिस पे इनको लाइमन, बाल्मर, पाशियन ब्रैकेट पी फंड में डिफ्रेंशिएट किया गया है। पहली यूवी में आती है, दूसरी विजिबल में आती है, बाकी के तीनों किस में आती हैं? इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। और हर एक जो ग्राउंड स्टेट है उसके ऊपर वाली स्टेट से ही क्या होंगी? ट्रांजिशंस हो सकती है। n=3 की बात करेंगे तो सिर्फ ये ऊपर वाले लेवल से ट्रांजिशन होगी, यहाँ इन दोनों का कोई भी रोल नहीं होगा। आगे देखिए कि ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रा होता है वो बहुत क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस एक ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस की हम बात कर रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है वो बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के कंपैरिजन में काफ़ी इजीली और सिंपलेस्ट वे में अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और हैवियर एटम का उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही मुश्किल हो जाएगा स्पेक्ट्रा निकालना। अब यहाँ एक बात हमें समझ में आती है कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है कि हर एक स्पीशीज का, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा है, यूनिक स्पेक्ट्रा है। और क्या है कि इन स्पेक्ट्रा में कुछ रेगुलरिटी भी हमें देखने को मिल रही है। क्या रेगुलरिटी हमें देखने को मिल रही है? कि आप कुछ भी करेंगे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हमारा क्या जाएगा? स्पीशी जाएगी, और वो जैसे ही ग्राउंड स्टेट में वापस आएगी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, तो कुछ ना कुछ एमिशन होगा रेडिएशन का, उसी को हम नोट कर रहे हैं। तो ये जो है एक तरीके की सिमिलैरिटी भी हमें हर एटॉमिक स्पेक्ट्रा में देखने को मिल रही है। वो बात अलग है कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक या हैवियर एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है वो इस तरीके से कुछ बहुत ज़्यादा मल्टीपल लाइंस में इस तरीके से शो होता है कि उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना, उनसे इंफॉर्मेशन गेन कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने स्पेक्ट्रा पढ़ा है, क्या इसका इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास स्पीशी के अंदर, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे असाइन है, वो कैसे घूम रहा है, कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन का एटम में जो रहना है, क्या उस बात पे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुछ डिफर करता है, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा का उस चीज़ से कुछ लेना देना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे घूम रहा है और कहाँ जा सकता है? क्या इस बात का हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रा से कुछ लेना देना है या फिर कुछ इफेक्ट इसका होता है? अब हम वो पढ़ेंगे थ्रू बोहर्स थ्योरी, कि बोहर ने अपने इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, डुअलिटी से, इन सब को जो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उनको देख करके उसने जो अपने रिजल्ट्स दिए, अपने पोस्टुलेट्स दिए, उससे हमें क्या समझ में आता है और उसने उसके पोस्टुलेट्स से हमें क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं, अब हम वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब आ गया हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब तक हम बात कर रहे थे कि बोहर्स ने इन थ्योरी के बेसिस पे, जैसे कि आपने बोहर ने यूज़ किया अपनी जो मॉडल है उसमें क्वांटाइजेशन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी उसने यूज़ किया, उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आए उनको भी अपने इस मॉडल में इंक्लूड किया है। तो पहले इसने जो भी चीज़ों को इंक्लूड किया है
उसको समझने के लिए हमने प्रीवियस इतने सारे को कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, ताकि हमें समझ में आए कि बोहर्स ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी थ्योरी में कैसे लाया और वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हुए बहुत सारे फर्दर एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्रेस करने में। तो देखिए पढ़ते हैं कि नील्स बोहर ने 1913 के अंदर क्वांटिटेटिवली मतलब अपने फीचर्स दिए कुछ एटम को लेकर के कि उनके अकॉर्डिंग एटम क्या है, और उस एटम के स्पेक्ट्रा को उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की कि आप उस एटॉमिक स्पेक्ट्रा और उस एटम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो मेरा मॉडल आपको प्रोवाइड करेगा। तो उसने क्या बोला, उसने यूज़ किया किसका, बेसिकली जो बहुत ज़्यादा उसने यूज़ किया वो था प्लैंक का क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स उसने ये बताया कि जो ये बात थी ना कि एनर्जी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आती, एनर्जी के फिक्स्ड कुछ लेवल्स होते हैं। एनर्जी जैसे एक सीढ़ी के तरह होती है, कि एटम्स के अंदर भी ऐसे ही होता है कि कुछ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहा है। तो उसने क्या माना कि क्वांटाइज्ड है हमारे पास एनर्जी, तो उसने क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है प्लैंक के कॉन्सेप्ट को अपनी मॉडल में यूज़ किया। थ्रू दिस थ्योरी, ये आप मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स तो इसको नहीं बोल सकते, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली मॉडल जो है हाइड्रोजन एटम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आप आगे देखेंगे कि जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें भी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है, पर ये मॉडल को हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आई जिसको फर्दर किसने मॉडिफाई किया, मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स ने। तो देखिए सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं हमारा बोहर्स थ्योरी का। वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन इन एन एच एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। इस फिक्स्ड वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो क्वांटाइजेशन है उसको बोहर ने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया। उसने क्या बोला कि अगर मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हुए हैं जिनकी फिक्स्ड एनर्जी है और रेडियाई है, जिनके अंदर आपके पास जो आपका आप क्या बोलोगे उनको ऑर्बिट्स बोलोगे, जो कि पाथ हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहा है। दैट मीन्स ये सेंटर है, इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिन सर्कल्स का क्या होता है, सेंटर सेम होता है पर रेडियस बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब ये कि जो आपके पास लेवल आपके पास सबसे नियर अबाउट होगा किसके, न्यूक्लियस के, वो उसका रेडियस सबसे छोटा होगा। ये आप देख पा रहे हैं कि ये रेडियस सबसे छोटा है। जैसे जैसे बढ़ते गए ये रेडियस क्या बढ़ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसने ये बोला कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बने हैं जिसको उसने नाम दिया ऑर्बिट्स। और वो ऑर्बिट्स कैसे हैं, स्टेशनरी हैं। स्टेशनरी मतलब ये नहीं कि वहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी फॉर्म में बैठा है, रुका हुआ है, नहीं। वो स्टेशनरी का मतलब है कि हर एक ऑर्बिटल की, हर एक एनर्जी लेवल की जो ऑर्बिट्स है ना, अलग अलग, ऑर्बिटल्स नहीं ऑर्बिट्स, आपको मैं आगे बताऊंगी ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में भी फर्क है। तो यहाँ इसने वर्ड क्या है, यूज ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स की, हर ऑर्बिट्स की अपनी क्या है, रेडियस भी है और एनर्जी भी है, और वो क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। यहाँ से वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को डिफाइन कर पाया। अगर हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स है तो उसमें रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन बेशक से एक चार्ज पार्टिकल है, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल क्लासिकल मैकेनिक्स की जैसे जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो वो रेडिएशन एमिट करता है और क्या करता है, न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए था, इस हिसाब से कोलैप्स कर देना चाहिए था। पर उसका ये जो पोस्टुलेट है कि एनर्जी और रेडियस फिक्स होती है ऑर्बिट्स की, उससे हमें ये पता चला इलेक्ट्रॉन फॉल नहीं करेगा न्यूक्लियस में, वो अपने ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा जब तक उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती। जैसे ही उसको एनर्जी प्रोवाइड होगी वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, जैसा कि हम अभी स्पेक्ट्रा में पढ़ रहे थे। आगे देखिए, the stationary state of electron numbered as n equal to 1 2 3 and up to so on, these integral number are known as प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आगे जब देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद हम क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या है कि उसने ये आई कहाँ से, क्वांटम नंबर्स, एनर्जी लेवल्स, मैंने आपको जब दिखाया कि एटॉमिक लेवल में n = 1 में, n = 2 में, तो ये n है क्या,
यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो ये एनर्जी लेवल्स आपने उसने बताया जिनकी फिक्स्ड एनर्जी है, जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं आपके पास, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है, रेडियस फिक्स है, उनको एक नंबरिंग अलॉट कर दी गई। दैट मीन्स ये आपका एनर्जी लेवल 1 है, 2 है, 3 है, एक नंबरिंग अलॉट कर दी गई और उनको इंटीग्रल नंबर्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। ठीक है, ये हमारा था सेकंड उसने पोस्ट पार्ट उसका पोस्टुलेट फर्स्ट का। आगे देखिए उसने क्या बोला कि रेडियाई जो है उसने फिक्स बताई, एनर्जी और रेडियाई उसने फिक्स बताई ना, तो उसने बोला कि आप रेडियस को निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट को। कैसे? आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वेयर ए नोट। दैट मीन्स आप इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू को बदलते रहिए, जिस भी एनर्जी लेवल में आपके पास इलेक्ट्रॉन है आप उस एनर्जी लेवल का एन रखिए और आपको उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। जहाँ ए नोट क्या है, एक कांस्टेंट है, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻12 मीटर। तो अगर मेरे को n इक्वल टू 1 रखना है तो r मतलब n इक्वल टू 1 मतलब जो ग्राउंड स्टेट है, न्यूक्लियस के सबसे पास जो ऑर्बिट है, मुझे उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो मैंने n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा तो a नोट के बराबर आई। और जो ए नोट क्या है, 52.9 पिकोमीटर। तो R1 को क्या बोला गया, बोहर्स रेडियस बोला गया। जो ग्राउंड स्टेट है जो कि न्यूक्लियस के सबसे नियर अबाउट है, उसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस। आगे देखिए जो एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप क्या कर सकते हो, एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हो, रेडियस को भी फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग बोहर्स फॉर्मूला। तो उसने क्या बोला कि जो एनर्जी है En है वो बराबर है -RH इंटू 1/n²। अब आप सोच रहे होगे यहाँ भी R है और वहाँ जब हमने रिडबर्ग में पढ़ा था वो भी R था, पर इन दोनों की वैल्यूज में कुछ डिफरेंस होता है। कैसे? यहाँ जो RH है उसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻7 के नियर अबाउट होती है, जो कि बराबर होता है R इंटू HC। जो ये आर हम रिडबर्ग में पढ़ के आए थे, दैट इज 109677। अगर हम उसकी एच और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी हमारे पास लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास, तो उससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये वैल्यू कहाँ से आई। अभी आप ऐसे याद रखिए, जो एनर्जी का फॉर्मूला बोहर ने दिया वो ये दिया -RH इंटू 1/n²। इससे उसने क्या बोला, उसने बोला कि आप न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ना, एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी सारी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर हमें तो क्या पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास रहता है तब एनर्जी कम होती है, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पास वाले ऑर्बिट्स में ज़्यादा रहता है, तो एनर्जी डिक्रीज रहती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तभी तो हर स्पीशीज़ क्या करना चाहते हैं, ग्राउंड स्टेट पे आना चाहती है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी होती है, एनर्जी कम होती है। पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, ये सारी टर्म छोटी होगी, इनके अकॉर्डिंग तो वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी। पर बाहर एक नेगेटिव साइन लगाया गया है इसी रीज़न की वजह से कि ये सारी वैल्यू आप कम हो रही है एन के बढ़ने से, तो कम वैल्यू और नेगेटिव साइन तो न्यूट्रलाइज करके वैल्यू पॉजिटिव यानी बढ़ गई। जैसे जैसे आप लेवल्स बढ़ाते जाओगे, इससे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगी, एनर्जी आपकी हर लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती जाएगी एन इक्वल टू इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से आप किसी भी लेवल की एनर्जी निकाल सकते हैं और एनर्जी गैप भी निकाल सकते हैं कि नहीं दो एनर्जी लेवल्स के बीच में। जैसे मेरे को निकालना है डेल्टा ई, तो डेल्टा ई आप कैसे निकालेंगे, ई फाइनल माइनस इनिशियल, लास्ट वाली स्टेट की एनर्जी माइनस फर्स्ट वाले की। तो आप एन भी फाइनल का ले लीजिए, माइनस साइन लगा दीजिए, जो फॉर्मूला में माइनस है, माइनस में ई आई करेंगे तो एन आई कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा वो ये बन जाएगा n1 माइनस n2 का स्क्वायर, दैट इज इनिशियल का स्क्वायर माइनस फाइनल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमने निकाल ली क्या, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट की आपने एनर्जी निकाल ली। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। जो बोहर्स का जो जितना भी मॉडल है, जितना भी उसने काम किया, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स, जो चाहे वो रेडियस निकालनी है ऑर्बिट्स की या एनर्जी निकालनी है, वो सब उसने किया हाइड्रोजन एटम के ऊपर। आगे देखिए
वाई इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। अब हमें तो पता है एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन लगाया क्यों गया है, इस ऐसा क्यों है, अब हमें ये जानना है। देखिए आपको पता है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मान लीजिए हम n=इन्फिनिटी चले गए, तो 1/इन्फिनिटी अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो En 0 आ जाएगा। दैट मीन्स जो सबसे ज़्यादा हायर लेवल है न्यूक्लियस से, वहाँ एनर्जी 0 हो गई। और हमें पता है हायर एनर्जी लेवल पे तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। अगर ये वैल्यू कम है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 0 है, तो ये तो उससे नेगेटिव ही रही होगी ना। आप खुद सोच के देखिए, अगर क्लास में हाईएस्ट मार्क्स 0 आए हैं, और मैं ये बोल रही हूँ एक बच्चा ऐसा भी है जिसके लोएस्ट मार्क्स आए हैं, तो 0 से लोएस्ट क्या होंगे, नेगेटिव में आएंगे ना मार्क्स इधर की साइड। तो जितने भी एनर्जी हैं वो सारे नेगेटिव हैं, इसी वजह से फॉर्मूले में क्या लगाया गया है, नेगेटिव साइन लगाया गया है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, इज कंसिडर एज E = -RH 1/n², दैट इज नेगेटिव एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है कि जो बोहर्स थ्योरी है ये सिर्फ उन्हीं स्पीशीज पे एप्लीकेबल है जो कि हाइड्रोजन है या तो हाइड्रोजन के लाइक कोई स्पीशीज है। मतलब वो सिर्फ जहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है ना, सिर्फ उन्हीं स्पीशीज पे एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन में जैसे कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, हीलियम प्लस, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम में, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। बेरिलियम में भी कितने बचे, n=1, बेरिलियम 3+ है। ठीक है, आगे देखिए अब क्या निकालना है हमें, यहाँ डिफरेंस आ जाता है जब ये आपके पास हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है, तो जो फॉर्मूला था -RH 1/n², वहाँ सिर्फ z का स्क्वायर और ऐड हो जाता है, क्योंकि अब जो एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर भी 1 था और n की वैल्यू भी 1 थी, तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 ही डायरेक्ट रख दी थी। पर अब z की वैल्यू बदलने लग रही है, तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूले में, -RH Z²/n², जहाँ z क्या है, एटॉमिक नंबर है। लिथियम के लिए z की वैल्यू 3, बेरिलियम के लिए z की वैल्यू 4 और हीलियम के लिए n की वैल्यू, z की वैल्यू 2। आगे देखिए पोस्टुलेट 3, उसने ये बोला कि आप क्या कर सकते हो कि जब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एनर्जी लेवल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वो हायर एनर्जी लेवल में गया और इस एनर्जी गैप को लेके जो वो हायर एनर्जी लेवल में गया, तो अब वो जैसे ही नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ रेडिएशन छोड़ता हुआ आएगा। उस रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी आप उसको निकाल सकते हो, कैसे, इस फॉर्मूला से आप एनर्जी गैप निकालोगे। आपने डेल्टा ई अभी अभी निकाला था, वो डेल्टा ई इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एच न्यू, प्लैंक्स ने बोला है। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो डेल्टा ई जो आपने एनर्जी गैप निकाला उसको एच से प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। ये था उसका पोस्टुलेट नंबर 3। पोस्टुलेट नंबर 4 क्या बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, अब बोहर्स ने काम किया बेसिकली क्वांटाइजेशन पे, कि जो एनर्जी है, मोमेंटम है, रेडियस है, वो इलेक्ट्रॉन की फिक्स है। मतलब या तो ये वाली CD होगी, ये वाली CD होगी, या तो ये वाली CD होगी। ये नहीं है कि आपका एंगुलर मोमेंटम कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस नहीं हो सकता, कोई फिक्स्ड वैल्यू ही हो सकती हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड है, और वो किसके बराबर है, इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। ये था उसका पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। दैट मीन सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम शो कर पाएंगे जिनका मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, फिक्स एनर्जी वैल्यू हो सकती है। वो देखते हैं अभी क्या कहता है न्यूमेरिकली। क्या है कि आपके पास mvr = nh/2π, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एंड दैट इज इक्वल्स टू nh/2π के इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिटल्स में रोटेट कर पाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जहां n की वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। आगे देखिए कि अब हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का किस तरीके से स्पेक्ट्रा वाला जो हमने न्यू बार निकाला था, वेव नंबर निकाला था, वो हम बोहर मॉडल से कैसे वहां तक अप्रोच कर सकते हैं, अब हमें वो डेराइव करना है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रा यूजिंग बोहर्स मॉडल।
तो क्या है, एनर्जी गैप आपको पता है कैसे निकालते हैं, दो स्पीशीज का, दो एनर्जी लेवल्स का। अब हमें देखो कि हम प्रोसीड कैसे करेंगे। हमें निकालना है न्यू बार, मतलब 1/λ। इसका मतलब अगर मुझे कहीं से एनर्जी मिल जाए hc/λ करके, तो मैं E/hc कर दूंगी तो 1/λ आ जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं E चाहिए होगा, और एनर्जी हमने पता है, अभी अभी हमने पढ़ी है बोर्ड से कि हम एनर्जी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और हमें डेल्टा ई निकालने का फॉर्मूला पता है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। चेंज अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने आपको पहले 10 रुपए दिए थे, फिर मैंने आपसे 4 रुपए ले लिए, तो चेंज कितना आया, 10 में से 4 गए 6। तो इसी तरीके चेंज निकालते हैं फाइनल में से इनिशियल को घटा करके। अब इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू को फाइनल ले लीजिए और इनिशियल ले लीजिए, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इस इक्वेशन में लिख लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको इस टाइप का फॉर्मूला मिलेगा। आपको पता है डेल्टा ई क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन एच म्यू के बराबर, और सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है। न्यू की यहाँ वैल्यू पुट कर दी गई hc/λ। देखिए यहाँ पुट कर दिया हमने, आर एच को हमने एज इट इज रखा। अब हमने क्या किया, 1/λ की हमें वैल्यू निकालनी थी, और तो एच सी को क्या कर दिया, नीचे ले आए हम, RH/hc। और आप, हमें पता है जब इस वाले फॉर्मूले को हमने इसको कैलकुलेट किया, इस सारी वैल्यू को, तो हमें क्या नंबर मिला, अब हमें वो देखना है। तो हमें नंबर मिला, मैंने आपको बताया था RH हमारे पास क्या था, 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। और जब मैंने यहाँ H और C की वैल्यू रखी तो मुझे ये R मिला, जो कि रिडबर्ग का कांस्टेंट था, दैट इज 1.09677 10⁻7 दैट इज मीटर इनवर्स। और जब इस 10⁻7 को आप रिमूव करेंगे और सेंटीमीटर इनवर्स में आपके पास फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। अगर लैम्डा आपको मीटर इनवर्स में निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स में निकालनी है तो ये 10⁻7 को रिमूव कर दीजिए और आप कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिख दीजिए। ये आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर पढ़ेंगे कि बोहर अब कहाँ फेल हुआ, बोहर की क्या लिमिटेशंस आई, उनको ओवरकम करने के लिए कैसे हमारे पास जो क्वांटम थ्योरी है वो आई। तो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं, तो अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचाइए, और हमारे चैनल पे यूं ही बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को यूं ही प्यार देते रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।